हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस पर। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हिंदी से मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, वर्णमाला। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रुप सी एग्ज़ाम्स जैसे पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड आपके नज़दीक हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हर टॉपिक को यहाँ पे बिल्कुल सरल भाषा में और इतनी गहनता से एक्सप्लेन करूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं और आप लोगों को आसानी से टॉपिक समझ में आए और लंबे समय तक याद भी रख सकें। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि मैं अपने काम को और जोश के साथ आगे कंटिन्यू कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्णमाला क्या है और मनुष्य ने इसे क्यों विकसित किया। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि वर्णमाला को विकसित करना पड़ा। तो देखिए, समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। मनुष्य जो है उसमें एक प्राकृतिक क्षमता है सोच विचार करने की, जो उसे पृथ्वी के अन्य जीवों से अलग करती है। बहुत सारे जीव आपके अर्थ में पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य उनमें सबसे विशिष्ट है, एक सामाजिक प्राणी है। और ये तभी संभव है जब मनुष्य सोच विचार कर सकता है और अपने विचार किए हुए चीज़ को अप्लाई कर सकता है, उस पर एक्शन ले सकता है। तो उसकी जो सोच विचार करने की क्षमता है, इसी क्षमता ने एक समाज का निर्माण किया। इसलिए मनुष्य जो भी सोचता है, जो भी उसके दिमाग में विचार आता है, जो भी भाव उत्पन्न होता है, उस भाव को, उस विचार को वो अभिव्यक्त करना चाहता है, क्योंकि बिना अभिव्यक्त किए रह नहीं सकता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो विचार उसके मन में आ रहा है उसे अभिव्यक्त करेगा, तभी उसकी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि सपोज कर लीजिए आपको भूख लगी हुई है, तो आप जब तक अपना भाव अभिव्यक्त नहीं करेंगे किसी भी रूप में, तब तक आपको भोजन नहीं मिल सकता है। इसलिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही मनुष्य के दिमाग में जो भी विचार आते हैं, जो भी उसे भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें वह व्यक्त करता है। तो इसे कहा जाता है विचार विनिमय। तो मनुष्य के दिमाग में जो भी विचार उत्पन्न होंगे, उन विचारों को दूसरे मनुष्यों के साथ साझा करना, अपने समाज के साथ साझा करना कहलाता है विचार विनिमय। और विचार विनिमय की ये प्रक्रिया, जिसमें कोई मनुष्य अपने विचार दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है आपका संप्रेषण। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसे नोट करें कि एक मनुष्य द्वारा अपने विचारों को दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात विचार विनिमय की प्रक्रिया, संप्रेषण कहलाती है। तो अब बात आती है कि जो विचार विनिमय था, मनुष्य ने विचार विनिमय करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया। देखिए, विचार विनिमय जो है, मनुष्य को तो ढेर सारे विचार आते हैं, तो ज़रूरत है कि उस विचार को दूसरे तक पहुंचाया कैसे जाए, किस माध्यम से उसे पहुंचाया जाए। तो मनुष्य ने संप्रेषण के लिए, अर्थात विचार विनिमय के लिए जिस माध्यम को विकसित किया है, एक सशक्त माध्यम जिससे स्पष्ट है हम अपने विचार दूसरों के साथ साझा करते हैं, उसे कहा जाता है आपका भाषा। तो वर्तमान में अगर आप कहें कि विचार विनिमय का सबसे सशक्त माध्यम क्या है, तो आप देखेंगे भाषा। लेकिन भाषा तो हमेशा से नहीं थी, शुरुआत से हमारे पास भाषा नहीं थी, ये तो हमने समय के साथ, विकास के साथ धीरे धीरे विकसित की है। तो जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, तो किस साधन का उसने प्रयोग किया? एक माध्यम के रूप में विचार विनिमय के लिए। तो आइए समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो देखें, सबसे पहले मनुष्य जब अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में था, तो अभी हम समझ रहे हैं कि क्यों वर्णमाला का विकास हुआ। तो मनुष्य जब अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में था, तो विचार हर किसी को आएंगे, भाव हर किसी के दिमाग में उपजेंगे, ठीक है, ये मनुष्य की प्राकृतिक क्षमता है। तो इन विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, तो उसने जिस माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किया, वो माध्यम थे आपके संकेत। अर्थात कहने का मतलब है कि मनुष्य ने हाथों से कोई इशारे कर दे, आंख से कोई इशारा कर दिया, या किसी को कुछ फेंक के मार दिया, तो इस तरीके से मनुष्य ने क्या किया? अपने विचारों को अभिव्यक्त किया संकेत के माध्यम से। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी? इसमें दिक्कत यह है कि बिल्कुल पता ही नहीं चल पाया कि भाई सामने वाला मनुष्य किस विचार को अभिव्यक्त करना चाह रहा है और वो क्या कहना चाहता है, इससे बिल्कुल पता नहीं चल पाया संकेत के माध्यम से। इसीलिए मनुष्य ने अपनी एक और टेंडेंसी, एक और प्राकृतिक क्षमता को पहचाना, वो थी आवाज प्रोड्यूस करने की क्षमता। प्रत्येक मनुष्य अपने स्वर यंत्र से, अपने गले से, मुख से, ठीक है, या मुख के अवयवों की सहायता से, तो अपने कंठ से, अपने मुख द्वार से एक आवाज प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, यानी कि वाणी प्रोड्यूस करता है। तो जो भी आवाज मनुष्य प्रोड्यूस करता है, उसी को कहा जाता है आपका ध्वनि।
तो मनुष्य ने संकेत के बाद जिस माध्यम का प्रयोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किया वो माध्यम था आपका ध्वनि। लेकिन इसमें भी एक समस्या आ गई। क्या समस्या थी? मनुष्य ने ध्वनि से जो भी अपने विचार अभिव्यक्त किए उनसे ये तो पता चल पाया कि भाई हाँ, कि इसे कोई दिक्कत है या फिर कोई विचार अभिव्यक्त कर रहा है, और बहुत कुछ वो समझ में भी आया, लेकिन बिल्कुल स्पष्टतः उसका अर्थ समझ नहीं आया। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा 6 महीने का, 5 महीने का, वो रो रहा है, तो आप बिल्कुल तुरंत समझ जाते हैं कि उस बच्चे को कोई समस्या है। आप समझ पाए कि उसे कोई समस्या है, वो किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है, उसे कोई भी प्रॉब्लम है। हो सकता है उसे भूख लगी हो सकता है उसे कोई अन्य प्रॉब्लम हो सकता है उसे सर दर्द या पेट दर्द हो रहा। तो आप ये तो समझे कि उसे समस्या है, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि कौन सी समस्या है। तो ध्वनि ने यही काम किया। ध्वनि से हमने अपने विचारों की अभिव्यक्ति तो की, लेकिन स्पष्टता इसमें नहीं थी। तो इसी ध्वनि को और स्पष्ट करने के लिए क्या किया गया? मनुष्य द्वारा इस ध्वनि को एक आकार दिया गया, एक रूप दिया गया, जिससे कि ध्वनि के द्वारा जो अभिव्यक्त किए गए विचार हैं उनमें स्पष्टता आए, उन्हें स्पष्टतः समझा जा सके कि उनका क्या अर्थ है। तो ध्वनि को जो आकार या जो रूप दिया गया, उसी आकार या रूप को नाम दिया था आपका वर्ण। जैसे मैंने कहा कि एक ध्वनि निकाली मैंने अ, और इसे इस रूप में मैंने लिखा, इस रूप में चिन्हित किया या इस रूप में इसे आकार दिया। तो इसी रूप को, ध्वनि मनुष्य द्वारा प्रोड्यूस की गई ध्वनि के आकार या रूप को कहा जाता है वर्ण। वर्णों से आपस में हमने ना मिलाया, वर्णों को इनका संयोग किया, और वर्णों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित वस्तु के लिए संकेत बन जाए। ठीक है, जैसे मैंने कहा 2 वर्ण मैंने मिलाए आ और म, और वो एक निश्चित फल के लिए संकेत हो गए आम। तो जब वर्णों को हमने मिलाकर कुछ निश्चित संकेत स्थापित किए तो उन्हें कहा गया आपका शब्द। तो वर्ण से बने शब्द, शब्द से फिर वाक्य बनकर निकले, और वाक्यों से जो बना आपका फाइनली वो है भाषा, जिसे वर्तमान में विचारों का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। तो आपका भाषा का विकास इस प्रकार बहुत सालों में मनुष्य के विकास के साथ साथ हुआ। तो अगर आपका यहाँ से पूछा जाता है कि भाषा की मूलभूत इकाई क्या है, भाषा की सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटी या मूलभूत इकाई क्या है, तो आप जाएंगे ध्वनि के साथ। भाषा की मूलभूत इकाई है ध्वनि। जबकि अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो जैसा कि हमने बताया, हमने जब अपने ध्वनि को आकार दिया या रूप दिया, इसको लिखा एक रूप में, तब उसे वर्ण कहा गया। तो आपकी भाषा की सबसे छोटी, सबसे लघुतम लिखित इकाई क्या है? वर्ण। तो अब आप समझ चुके हैं कि भैया कैसे आपका वर्ण से भाषा बनी, या फिर कैसे आपका वर्ण का विकास हुआ। आप यहाँ पे ये समझ चुके हैं कि क्यों मनुष्य ने वर्ण बनाए या भाषा बनाई, क्योंकि उसे अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी थी, जिससे कि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब समझते हैं वर्णमाला क्या है। तो देखिए, अब हम आते हैं इस पर कि क्या वर्णमाला क्या। तो देखें, ये तो आप समझ गए कि वर्णमाला का जो आपके वर्ण बने वो क्यों बने, लेकिन वर्णमाला क्या है। तो जब हमारे पास बहुत सारे वर्ण विकसित हो चुके थे, यानी कि हमने अपनी ध्वनि को, जो भी हमने ध्वनियाँ प्रोड्यूस की, उन ध्वनियों को एक निश्चित रूप देना जब शुरू किया, एक आकार देना शुरू किया, तो हमारे पास बने वर्ण। तो हमारे पास बहुत सारे वर्ण बनकर तैयार हो गए। अब बिल्कुल ये समझना थोड़ा सा कठिन हो गया था कि इन वर्णों को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए, इन वर्णों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें बिल्कुल स्पष्ट है। तो देखिए क्या किया गया, इन वर्णों का सही तरीके से प्रयोग करने के लिए तथा सही तरीके से अर्थ समझने के लिए इन वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम बनाया गया। व्यवस्थित क्रम। तो वर्णों को सही तरीके से समझने के लिए, सही तरीके से इनका प्रयोग करने के लिए इनको एक व्यवस्थित क्रम में अरेंज कर दिया गया, एक व्यवस्थित क्रम में रख दिया गया। तो वर्णों की इस व्यवस्था को, वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम को ही कहा जाता है आपका वर्णमाला। जिस प्रकार अगर आपको कुछ फूल दे दिए जाएं और आपसे बोला जाए कि भाई इसकी माला तैयार कर दो, तो आप क्या करते हैं, उन फूलों को एक निश्चित पंक्ति में, एक निश्चित व्यवस्था में अरेंज करके उनको पिरो के एक माला तैयार कर लेते हैं। उसी प्रकार हमने जब बहुत सारे वर्ण विकसित कर लिए थे, तो हमने क्या किया, इन वर्णों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिया। कारण क्या था, इनका सही तरीके से प्रयोग करना और इनका सही अर्थ स्पष्ट करना। तो इसी व्यवस्थित क्रम को कहा जाता है आपका वर्णमाला।
तो आप समझ चुके हैं कि वर्ण क्या होते हैं और वर्णमाला क्या होती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं इनके क्लासिफिकेशन पर। तो देखिए जो वर्णमाला है इसमें हमने अपनी ध्वनि को एक रूप देकर, एक आकार देकर क्या किया, वर्ण विकसित किए। तो वर्णों की जो कुल संख्या आती है हिंदी भाषा में वो है आपकी 52 यानी कि 52। तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 यानी कि हमने 52 प्रकार की ध्वनियों को एक निश्चित आकार दे पाए, एक निश्चित रूप इन्हें दे पाए हम 52 वर्णों को। तो इन 52 ध्वनियों को, इन 52 वर्णों को इनके गुण धर्म के आधार पर मेनली 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो पहला आता है आपका स्वर और दूसरा आता है आपका व्यंजन। यहाँ पे क्लास जो है, ये पहली क्लास एक डेमो है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ और कुछ पॉइंट यहाँ पे छूट भी सकते हैं, इसलिए आगे की जो क्लासेस आएंगी वो बिल्कुल सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आएंगी। ठीक है, तो देखें पहले आता है आपका स्वर, फिर व्यंजन। पहले बात करते हैं स्वर क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्वर है, व्यंजन है और वर्णमाला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत से स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ भी लगता है इसलिए। तो देखिए स्वर क्या होते हैं, आपने बचपन से पढ़ा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, जिन्हें नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लेंगे। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। एक छोटा सा पॉइंट, ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इन्हें कहा जाता है स्वर। तो बात यह है कि स्वतंत्र उच्चारण का क्या अर्थ हुआ, स्वतंत्र उच्चारण का क्या मतलब है, तो आइए समझते हैं। देखिए क्या है कि जब भी हम कोई वर्ण उच्चारित करते हैं, उच्चारण करना कहने का मतलब है कि अपने मुख से किसी वर्ण को बोलना। जैसे हमने कोई ध्वनि निकाली, उस ध्वनि को हमने रूप दिया, तो वही वर्ण है। तो जब भी हम कोई ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से किसी भी वर्ण के उच्चारण में कुछ मात्रा में हवा बाहर निकलती है। ठीक है, जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो कुछ मात्रा में हवा भी बाहर आती है। इस हवा को नाम दिया था आपका व्याकरण की भाषा में प्राणवायु। इस हवा को कहा जाता है प्राणवायु। प्राणवायु जब मुख से बाहर आती है तो मुख के विभिन्न अवयवों से टकराती है। ठीक है, यानी कि मुख से बाहर आते हुए इसे मुख के विभिन्न अवयवों का सामना करना पड़ता है। मुख के अवयव कहने का मतलब क्या है, जैसे आपकी जीभ है यानी कि जिह्वा, जैसे आपके दंत हैं, तालु है, ठीक है, मूर्धा है, तो ये आपके मुख के अवयव हैं जिनसे मुख बना हुआ है। तो जब आपका किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हुए मुख द्वार से हवा बाहर आती है यानी कि प्राणवायु, उस प्राणवायु को मुख के विभिन्न भागों का संघर्ष करना पड़ता है, इन भागों से संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी आधार पर, इन संघर्ष के आधार पर व्यंजनों को स्वर या व्यंजन में डिवाइड किया गया है। तो स्वर क्या होते हैं, ऐसी ध्वनियाँ, अब ध्यान से इसकी डेफिनेशन सुने, ऐसी सभी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु को मुख के किसी भी अवयव से संघर्ष नहीं करना पड़ता। मुख के किसी भी अवयव से संघर्ष नहीं करना पड़ता, या मुख का कोई भी अवयव उस पर अवरोध नहीं लगाता है, उसके आगे अवरोध उत्पन्न नहीं करता। तो इसी वजह से ये ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से मुख से बाहर आ जाती हैं, इसीलिए ऐसी ध्वनियों को आपका स्वर कहा जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि स्वतंत्र ध्वनियाँ क्या होती हैं और इन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, बात आती है कि आपके टोटल 52 वर्ण हैं, तो इनमें स्वरों की संख्या कितनी है। तो 52 वर्णों में से आपके 11 वर्णों को स्वर कहा जाता है, क्योंकि इन 52 में सिर्फ 11 वर्ण ही ऐसे हैं जिनके उच्चारण में प्राणवायु को मुख के किसी अवयव से संघर्ष नहीं करना पड़ता और वो स्वतंत्र रूप से बाहर निकलते हैं। ठीक है, जबकि अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में आप लोग देखेंगे कि ऐसी ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु को मुख के किसी ना किसी अवयव से संघर्ष करना पड़ता है, यानी कि मुख का कोई ना कोई अवयव क्या करेगा, उसके आगे, उस प्राणवायु के आगे अवरोध पैदा करेगा, जिससे कि ध्वनि में विकार उत्पन्न होगा और अलग अलग प्रकार की ध्वनियां बनेंगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि व्यंजन ऐसी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, इसीलिए ये स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। तो आप लोग कह सकते हैं ऐसी सभी ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से उच्चारित की जाती हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। आज की क्लास में हम बात करेंगे स्वरों की। तो देखिए स्वर क्या होते हैं। स्वर की परिभाषा आप लोग समझ चुके हैं, स्वरों की संख्या आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम आगे क्लासिफाई करते हैं। देखिए जो स्वर हैं, ऐसी सभी ध्वनियां जो मुख द्वार से स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या हमने बताई 11 है। तो कौन कौन से स्वर हैं उनको देख लेते हैं। 11 स्वर
तो यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ। सभी लोग बचपन से पढ़े हुए हैं इसलिए सब लोग जानते होंगे। ओ हाँ, तो ये आपके स्वर हैं। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि भैया हमने तो बचपन में अंग और अह को भी पढ़ा हुआ था इसी के अंदर, क्योंकि ये व्यंजन के अंदर तो रखे नहीं जाते, इनका जो स्थान है वो तो स्वरों के साथ ही है, तो इसे आप क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? अगर हम इन्हें भी काउंट करते हैं तो यहाँ नंबर आपका 13 हो जाता है। तो फिर ये क्या है, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे जरूर। ये आपकी जो ध्वनियाँ हैं इन्हें एक अलग वर्ग में रखा जाता है, अयोगवाह। तो मैं आपको बताऊंगा कि अयोगवाह क्या होते हैं, इन्हें अयोगवाह क्यों कहा जाता है, हिंदी में इनका क्या प्रयोग है, क्या स्थान है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपने केवल स्वर के बारे में देखना है। तो स्वरों की जो संख्या है वो 11 है और वो स्वर हैं आपके अ से लेकर औ तक। ठीक है, अब इन स्वरों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। इन स्वरों का क्लासिफिकेशन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो आपका हेडिंग डालें स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वोवेल्स। ठीक है, तो देखिए स्वरों का वर्गीकरण में देखते हैं कि स्वरों को अलग अलग आधारों पर डिवाइड किया जाता है। ये आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना कि किस आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि आपको स्वरों के टाइप तो पता होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, प्लुत स्वर है, या फिर आपका अग्र मध्य पश्च समृद्ध स्वर विवृत स्वर, ये तो समझ आते हैं और आप लोग याद भी कर लेते हैं। लेकिन एग्जामिनर ये पूछ देता है कि भैया बताइए मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर दे देगा 2 3 4 5, और वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ये कौन से वाले टाइप पूछ रहा है, ह्रस्व दीर्घ वाले या समृद्ध विवृत वाले। इसलिए आपको आधार याद रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए बात करते हैं कुछ आधारों पे कि स्वरों का वर्गीकरण करने के कितने आधार हैं। तो देखिए स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। मैं यहाँ पे कुछ आधार लिख रहा हूँ, उनके आधार पर हम एक एक करके स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आपका शुरुआत से ही चलेंगे, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा हो सकता है आपका मात्रा के आधार पर। तीसरा हो सकता है आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर। चौथा हो सकता है आपका मुख द्वार अर्थात व्याकरण की लैंग्वेज में से कहा जाता है विवर, विवर के खुलने के आधार पर। पांचवा हो सकता है आपका होंठों की आकृति के आधार पर। छठा हो सकता है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है। ठीक है, सातवां हो सकता है आपका घोषत्व के आधार पर, यानी कि कौन से स्वर घोष हैं कौन से नहीं हैं। आठवां हो सकता है आपका नासिका के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, मुख या नासिका के प्रयोग के आधार पर। ठीक, ऐसे अन्य भी हैं, जैसे एक टाइप आप और देख सकते हैं कि जाति के आधार पर, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है तो इसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करें। तो आपके ये कुछ आधार हैं जिन आधारों पर हम स्वर का विभाजन कर सकते हैं। जो ये 11 स्वर हैं इनको अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ध्यान से समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहे हैं समझते हुए। तो आप लोगों ने ध्यान देना है और इसे ज्यों का त्यों नोट कर लेना है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या होती है आपकी 2। कौन कौन से? पहला आता है आपका मूल स्वर और दूसरा आता है आपका व्युत्पन्न स्वर, या इसी को हम बोलते हैं संधि स्वर, या फिर इसी को कहा जाता है आपका संयुक्त स्वर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि 2 प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? मूल स्वर और व्युत्पन्न स्वर। तो पहले बात कर लेते हैं मूल स्वर की। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पास जो स्वर हैं उनकी संख्या है 11 है, वो हमने अलग से लिखे हुए हैं। इनकी संख्या 11 है और इन्हीं स्वरों को हमने अलग अलग टाइप में अरेंज करना है। तो देखिए मूल स्वर किन्हें कहेंगे, पहले परिभाषा समझें। ऐसे स्वर
या फिर ऐसी स्वतंत्र ध्वनियाँ जो अपने फॉर्मेशन से, यानी कि जब इनकी उत्पत्ति हुई या जब ये बने, जब इनका निर्माण किया गया, तो अपने निर्माण से लेकर अभी तक अपने मूल रूप में ही बने हुए हैं, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इन्हें हम और छोटे खंडों में नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसे स्वर कहलाते हैं आपके मूल स्वर। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। अगर मैं बात करूं एक स्वर की आ, इसे हम कहें कि और छोटे खंडों में तोड़िए तो आप कह सकते हैं ओ धन ओ। अगर आप ओ और ओ को मिलाते हैं तब बन रहा है आपका आ, अर्थात जो आ है इसे तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कि ओ को और छोटे खंडों में तोड़िए तो अब ये टूटना संभव नहीं है। जैसे अगर मैंने बात की कौ की, तो कौ भी बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पे तो आ है, इसकी जगह का होना चाहिए था, बट है नहीं, कौ। तो क्या आप कौ को भी नहीं तोड़ सकते? क्या कौ भी मूल स्वर या मूल व्यंजन है? जी नहीं, इसको तोड़ा जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, इसमें हर एक व्यंजन में आपका स्वर की ध्वनि मौजूद रहती है। अभी हमने पढ़ा कि व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात इसमें स्वर तो हमेशा मौजूद रहेगा ही रहेगा। तो आपका क जो है इसको हलंत लगाकर हम तोड़ सकते हैं। क और अ में दो वर्ण बन गए। लेकिन यहाँ पे जो आपका अ है इसे और छोटे वर्णों में या फिर और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब जो अ है आपका ये मूल स्वर है। अ क्या है? मूल स्वर। इसी प्रकार आ आपका इन दोनों के योग से बना है। छोटा ई की बात करें तो ये नहीं टूट सकता, मूल स्वर है। लेकिन बड़ा ई दोनों छोटे ई से मिलकर बना है। छोटा ऊ की बात करें तो ये भी नहीं टूट सकता, बट बड़ा ऊ इन दोनों से मिलकर बना है। ऐसे री को भी नहीं तोड़ा सकता। तो ये चार स्वर आपके ऐसे हैं जिन्हें और छोटे खंडों में नहीं तोड़ा सकता है, और ये अपने निर्माण से, अपनी उत्पत्ति से अभी तक अपनी मूल अवस्था में है। इसीलिए इन स्वरों को कहा जाता है मूल स्वर। इनकी संख्या है 4। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप जाएं 4 के साथ। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा है व्युत्पन्न स्वर या संधि स्वर। तो भाई बचे हुए जितने भी स्वर हैं वो सभी आपके व्युत्पन्न स्वर या संधि स्वर कहलाते हैं। कारण क्या है? यहाँ पे एग्जाम्पल देखें आप कि अ और अ को जब हमने जोड़ा, आपस में इनकी संधि की, तो दीर्घ संधि हुई आपकी और बना आ। अर्थात आ जो है आपका क्या है, वो एक संधि स्वर है या व्युत्पन्न स्वर है। क्यों? क्योंकि ऐसे स्वर जो आपका मूल स्वरों के ही योग से बने हुए हैं उन स्वरों को कहा जाता है व्युत्पन्न स्वर या संधि स्वर। ठीक है, ऐसे आपका बड़ा ई छोटी ई और छोटी ई से मिलकर बना है। ऐसे आपका बड़ा ऊ और ऐसे आपका ए। अब ए में देख लें आप लोग यहाँ पे कि ए जो है वो आपका बना होता है किससे? अ धन ई से। तो ये मूल छोटा ई मूल स्वर है, इन दोनों के योग से ए बन गया। इसलिए हम ए को भी क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर। तो इस प्रकार आपके संयुक्त स्वरों की संख्या हो जाएगी कितनी? 7। क्योंकि टोटल 11 स्वर थे, 4 स्वर यहाँ इंक्लूड हो गए। हमने कहा बचे हुए बाकी सारे स्वर जो हैं मूल स्वरों के संयोग से बने हैं, इसलिए जो आपके संधि स्वर हैं या संयुक्त स्वर हैं उनकी संख्या होगी 7। ठीक, तो आप लोग पहला टाइप समझ चुके होंगे। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या 2, उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वरों की संख्या 4, उत्पत्ति के आधार पर संयुक्त या व्युत्पन्न स्वरों की संख्या 7। ठीक है, कौन सा स्वर निम्न में मूल स्वर नहीं है या कौन सा व्युत्पन्न स्वर नहीं है तो आप लोग आसानी से छांट सकते हैं। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो दूसरे आधार की अगर हम बात करें, कौन सा? मात्रा के आधार पर। ये थोड़ा सा इजी है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में। स्टूडेंट को जो थोड़ा सा टफ लगता है उसके साथ अगर मैं चलूं तो जैसे जीव के प्रयोग के आधार पर, थर्ड टाइप जीव के प्रयोग के आधार पर। इसमें क्या है कि स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है या फिर पश्च स्वर का उदाहरण है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, डिफिकल्टीज होती है। तो उसी को हम देखिए सॉल्व आउट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से। आपको यहाँ पे जो भी हिंदी पढ़ाई जा रही है या फिर जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको कोई ट्रिक भी दे दी जाए जिससे कि आप लोग उसे लंबे समय तक याद रख सकें। तो चलिए देखते हैं इसे। तो आपका जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या। सबसे पहला क्वेश्चन, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से टाइप हैं देख लेते हैं। पहला आता है आपका अग्रस्वर, दूसरा आता है आपका बीच में मध्य स्वर, और सबसे लास्ट में पीछे आता है आपका पश्च स्वर। ठीक है, जो आपकी जिह्वा होती है, इस जिह्वा के अलग अलग पार्ट हैं आपके। ठीक है, तो ये पीछे वाला भाग है, ये मध्य वाला भाग है, ये अग्र भाग है। तो ये जीभ के 3 जो भाग होते हैं, इन तीनों ही भागों का अलग अलग क्रियाविधि होती है
आपके किसी भी वर्ण या किसी भी ध्वनि के उच्चारण में, इसलिए इसी के आधार पर आपका स्वर को भी बांटा गया है। तो देखिए अगले स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर को हम कैसे अरेंज करेंगे। मेन बात यहाँ पे यही है, मेन मुद्दा जो है कि ये जो 11 स्वर हैं इनको यहाँ हम कैसे अरेंज करें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने ध्यान रखना भैया, हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, पहले स्वर से, जो कि आपका है अ। तो ये अ जो है सबसे पहला है और सबसे छोटा मानते हैं हम इसे। ठीक है, हम मान लेंगे कि ये हमारे परिवार का, जो आपका ये स्वर परिवार है, इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य है अ, सबसे पहला सदस्य। तो सबसे पहले सदस्य को आप क्या करेंगे, सुरक्षा देने के उद्देश्य से बीच में छुपा लेते हैं। ठीक है, कहाँ छुपा लेते हैं, बीच में। तो आपने बीच में रख दिया अ, तो अ आपका मध्य स्वर हो गया। अब ध्यान रखें कि अगर आप इनका नंबरिंग करते हैं इनकी, तो 1 2 3, हमारे पास 3 टाइप हैं स्वरों के, जो कि जीभ के प्रयोग के आधार पर। ठीक, तो आपका एक स्वर हमें पता चल गया आ। बचे हुए स्वरों को कैसे अरेंज करना है वो ध्यान से देखिए। जो आपका तीसरे नंबर पर है, पश्च स्वर जिसे कहा जाता है, तीसरे नंबर पर, कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर। तो इसमें क्या किया जाता है, जिन भी स्वरों में 3 लिखा जाता है, जिन स्वरों को लिखने में 3 जैसी संरचना बनती है, उन सभी स्वरों को पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे क्या क्या होंगे आपके, पहला अ तो हो चुका, बचा आ, इसके बाद ई, ये नहीं होंगे, बचा आपका ऊ, बड़ा ऊ, फिर आपका री नहीं है, ए आई नहीं है, ओ और औ। तो ये सारे जिनमें आपका 3 जैसी संरचना बन रही है लिखने में, ये सभी कहलाते हैं आपके पश्च स्वर, यानी कि तीसरे नंबर के स्वर। जबकि बचे हुए जो स्वर होंगे अब वो अग्र स्वर में आएंगे। कौन कौन से, छोटा ई, बड़ा ई, इसके बाद आपका ए आई, ये सब। ठीक है, तो ये आएंगे आपके अग्र स्वर में। तो आप लोग बहुत आसानी से यहाँ से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर को कैसे क्लासिफाई करना है। ठीक है, बहुत आसान सी ट्रिक है। तीसरे नंबर पे है पश्च, तो इसमें सभी वो स्वर आएंगे जिनको लिखने में 3 का प्रयोग होता है। बाकी मध्य में आपका एक ही रखना है अ, क्योंकि वो सबसे छोटा है, सबसे पहला स्वर है, उसे बीच में रखो बचाने के लिए, ऊपर नीचे बाकी स्वरों को अरेंज करें। तो इस प्रकार हम सभी क्लास यहाँ पे क्लासेस को पढ़ेंगे स्वर की, कि इनको कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, कैसे इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो आज ये सिर्फ एक डेमो वीडियो है, इसलिए इसमें सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मुझे फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं अपने काम को आगे कंटिन्यू कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।